सबसे पहले बात भारत के एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की जिससे दो दुश्मनों की विदेश नीति और प्रोपेगेंडा नीति को करारी चोट लगी है। ये दो दुश्मन हैं चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चीन के सहारे से भारत को कश्मीर मुद्दे पर घेरने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिश की। दोनों तब बुरी तरह विफल भी हुए। अब भारत ने कश्मीर की जमीन को उस तलवार की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है जिससे चीन और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आसानी से काटा जा सकेगा। दरअसल 1 दिसंबर को भारत G20 देशों के समूह की अध्यक्षता संभालेगा। 2023 में भारत को G20 देशों का शिखर सम्मेलन कराना है। भारत में पहली बार G20 देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। भारत सरकार ने G20 की बैठकें कराने के लिए जम्मू कश्मीर का प्रस्ताव रखा है। भारत के इस प्रस्ताव पर चीन और पाकिस्तान ने कड़ा ऐतराज जताया, लेकिन चीन के ऐतराज को दरकिनार करते हुए मोदी सरकार लद्दाख में G20 की बैठक करा सकती है। जम्मू कश्मीर में बैठकें कराने के फैसले पर चीन ने ऐतराज जताकर दबाव बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारत ने अगला फैसला ऐसा लिया कि चीन तिलमिला गया। अब सवाल यह है कि आखिर चीन को इस फैसले से दिक्कत क्या है? दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से चीन के व्यापारिक हित जुड़े हैं। बीते 2 साल से लद्दाख की सीमा पर चीन के साथ विवाद चल रहा है। भारतीय सेना 2020 में ही चीन के कब्जे से ऐसी कई चोटियां छीन चुकी है जो बरसों बरस से उसके पास थी। भारत के ऑफेंसिव डिफेंस मोड में आने के बाद चीन बातचीत की मेज पर आ गया, लेकिन अभी तक पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाया है। इस विवाद के बाद भारत ने चीन के खिलाफ अपने विदेश नीति को धारदार बनाया और एक के बाद एक कई कड़े फैसले चीन के खिलाफ लिया। ये फैसले भी उसी फहरिस्त की एक बहुत अहम कड़ी है। भारत का मकसद अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को सीधे कश्मीर के माहौल का अनुभव कराना है। G20 देशों की सफल बैठक से ये साबित होगा कि कश्मीर का माहौल अच्छा है, सही है। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की तरफ से जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसे गलत साबित किया जा सकेगा ग्राउंड जीरो से। G20 नेताओं को बुलाकर पाकिस्तान और चीन के कश्मीर प्रोपेगेंडा पर चोट की जा सकेगी। न्यू इंडिया की विदेश नीति भी नई है। ये पहले से ज्यादा कठोर है, ज्यादा अग्रेसिव है, ज्यादा निर्णायक है और दो टूक संदेश देने वाली नीति है। भारत ने संदेश दे दिया है कि अगर उसका अहित किया गया तो चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच से लेकर उसके घर तक घेरने की नीति तैयार कर ली गई है। देखिए, बीते 2 साल में चीन के खिलाफ भारत ने किस तरह चक्रव्यूह तैयार करके विश्व बिरादरी से लेकर आर्थिक मोर्चे तक चीन की नाकेबंदी शुरू कर दी है। भारत दुनिया के मंच पर उम्मीद का नाम बन गया है। विश्व शक्तियों के बीच संतुलन के नए समीकरणों को साध रहा है नया भारत। ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का नमूना है। हाथ भी थामेंगे और जरूरत पड़ी तो आंख भी दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी की राजनीति की पहचान है इवेंट, लेकिन उनके कुछ कदम बहुत साइलेंट होते हैं। इन 2 तस्वीरों में चीन के साथ बात भी है, व्यवहार भी है और चीन की बदनीयती के खिलाफ हुंकार भी है। 6 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से दूसरी बार सार्वजनिक तौर पर दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी। ये चीन की वन चाइना नीति को सीधी चुनौती है। 6 जुलाई को मोदी चीन को चुनौती देते हैं और अगले ही दिन इंडोनेशिया में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पहुंचे उनके विदेश मंत्री चीन के साथ बातचीत आगे बढ़ाने की भूमिका तैयार करते हैं। यही नए भारत की कूटनीति भरी विदेश नीति है। बीते कुछ दिन में भारत ने चीन पर 4 बड़े प्रहार किए हैं। इनमें पहला है जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक कराना। इस पर चीन ने ऐतराज किया तो उसको सिरे से दरकिनार किया। चीन के ऐतराज जताने पर लद्दाख में बैठक की तैयारी करके चीन को चुनौती देना और 2015 के बाद दूसरी बार दलाई लामा को सार्वजनिक बधाई देकर चीन की बेचैनी बढ़ाना। जाहिर है कि चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र भारत को लगातार अस्थिर रखने की, भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य को पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज करने की साजिशें रचते हैं। लद्दाख पे तो चाइना की लगातार कुदृष्टि रहती है। लद्दाख की टेरिटरी पर चाइना लगातार कब्जा करने की साजिशें रचता है। तो ऐसे में भारत का ये जो निर्णय कि भारत जम्मू एंड कश्मीर
में G20 की समिट आयोजित करेगा और लद्दाख में इसके संदर्भ में बैठकें भी आयोजित करेगा, ये चाइना को एक मुंहतोड़ जवाब है। चीन इस बात से इतना चिढ़ा हुआ है कि उसने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत के खिलाफ लेख छापा है। चीन ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक के जरिए भारत विश्व बिरादरी से कश्मीर पर अपने अधिकार पर मुहर लगवाना चाहता है। अपने गुलाम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जुड़े सीपेक के व्यापारिक हितों के खतरे में पड़ने से चीन इतना बौखलाया है कि पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर इस फैसले का विरोध कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में हुए सीमा विवाद के बाद से ही भारत ने विदेश नीति के मोर्चे पर चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन को साउथ चाइना सी में घेरने के लिए क्वाड संगठन को मजबूत किया गया है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भारत के बड़े सहयोगी बनकर सामने आए हैं। इसके अलावा मई के महीने से चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। मई के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान के दौरे पर गए थे तो चीन की कब्जा नीति के खिलाफ एक नया गठबंधन तैयार किया था। इसका नाम है IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इस संगठन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। इस नक्शे में आपको वो देश दिख रहे हैं जिन्हें चीन की दादागिरी से समस्या है। लेकिन मूल रूप से इस गठबंधन में दो तरह के देश शामिल हैं। एक तरफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जैसे विकसित देश हैं। इन देशों के पास तकनीक और पैसा दोनों है। दूसरी तरफ भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस जैसे विकासशील देश हैं, जिनके पास कम लागत में उत्पादन की क्षमता और बड़ा बाजार मौजूद है। विकसित देशों की तकनीक, पूंजी और विकासशील देशों की लेबर और बाजार मिलकर चीन को चुनौती दे सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए सप्लाई चेन खड़ी करके चीन के साम्राज्य को ध्वस्त करने की इन देशों में ताकत है। चीन की ताकत है उसका खजाना। आर्थिक शक्ति को कमजोर करके दुनिया की निर्भरता चीन से घटाकर ही आप उसे कमजोर कर सकते हैं। मोदी की विदेश नीति इसी दिशा में है। इसी दिशा में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व बिरादरी में चीन के विस्तारवाद का मुद्दा उठाकर उसकी साख कमजोर करने की नीति पर भी मोदी सरकार अमल कर रही है। कोरोना वायरस फैलने के बाद से दुनिया के देश भी ये समझने लगे हैं कि चीन दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका और ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों ने, जो उनके प्रमुख हैं, उन्होंने खुले मन से चीन के बारे में दुनिया को आगाह किया है। आप देखिए, दुनिया की टॉप सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के बारे में कैसे काला चिट्ठा चीन का सामने रख दिया है दुनिया के। चीन ने दुनिया को महामारी की आग में झोंका। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाकर आर्थिक युद्ध थोपा। इस संकट को दुनिया उसी वक्त समझ भी गई थी, लेकिन दुनिया की जरूरत का हर सामान बनाने वाले चीन की अनदेखी मुश्किल थी। अब चीन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ये तस्दीक दुनिया की दो बड़ी खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। दुनिया की दो सबसे हुनरमंद और काबिल एजेंसियों के सर्वे सर्वा ये हैं केन मैककुलम, जो ब्रिटेन की MI5 खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं, और दूसरे हैं क्रिस्टोफर रे, जो अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी और राष्ट्रीय सुरक्षा देखने वाली FBI के डायरेक्टर हैं, जो कभी दुनिया के सामने अपनी पहचान उजागर नहीं करते, लेकिन खतरा देखते हुए इन्हें ऐसा करना पड़ा। The most game-changing challenge we face comes from the Chinese Communist Party. It's covertly applying pressure across the globe. This might feel abstract, but it's real and it's pressing. We need to talk about it. We need to act. खुफिया एजेंसी के प्रमुख कह रहे हैं कि अब चीन को रोकना जरूरी हो गया है। Chinese government is set on stealing your technology, whatever it is that makes your industry tick, and using it to undercut your business and dominate your market. And they're set on using every tool at their disposal to do it.
चीन की खुफिया नीति यही है, दूसरे देशों की तकनीक चुराना, दूसरे देशों की कंपनियों को खरीदकर इंडस्ट्री में पैर पसारना, धीरे धीरे दूसरे देशों के पूरे बाजार को कब्जे में ले लेना। भारत ने चीन की इस चाल को रोकने के लिए हाल ही में कई कड़े कदम उठाए हैं। 5 जुलाई को ईडी ने चाइनीज कंपनी वीवो के 40 ठिकानों पर छापेमारी की। वीवो पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। दिसंबर 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चीन की ओप्पो, शाओमी और वन प्लस कंपनी के ठिकानों पर रेड मारी थी। भारत में 5G ट्रायल का ठेका चीन की कंपनी हुआवे और ZTE को नहीं दिया गया। चीन की कंपनियों पर भारत सरकार ने कड़ी निगरानी और कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने चीन के 300 से भी ज़्यादा ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि भारत सरकार चीन की हड़पने वाली नीति को पूरी तरह से समझ चुकी है। और शायद ये वजह है कि वर्ष 2021 के शुरुआती 6 महीनों में भारत सरकार ने चीनी कंपनियों के किसी भी विदेशी निवेश को मंजूरी नहीं दी थी। हाल के दिनों में चीनी कंपनियों के खिलाफ एक्शन भी इस ओर इशारा करते हैं कि चीन की दादागिरी के खिलाफ भारत सरकार अब कड़ा रुख अपनाना चाहती है। और ये जो तलवार हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार इस्तेमाल करने वाली, ये दोधारी है। चीन भी और पाकिस्तान भी इससे खत्म होगा। मास्टर स्ट्रोक में अब नफरत के शोलों में अपने खूंखार मंसूबों को अंजाम देने में जुटे लोगों का पर्दाफाश करना है। मां काली के विवादित पोस्टर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर भड़की जो आग है, उसमें आज पीएफआई कूद पड़ा है। यकीन करेंगे आप, जो पीएफआई सरतन से जुदा के नारों के बाद वारदात को लेकर कटघरे में खड़ा है, वो मां काली के अपमान पर मचे घमासान में महुआ मोइत्रा की पीठ थपथपा रहा है। इस पीएफआई के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश आज हम मास्टर स्ट्रोक में करेंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि महुआ मोइत्रा के विवादित बयान पर जो ये महाभारत छिड़ी है, इसमें पीएफआई की एंट्री हुई कैसे। 3 जून 2022 यूपी कानपुर हिंसा। 2 अप्रैल 2022 राजस्थान करौली हिंसा। जनवरी 2022 कर्नाटक हिजाब विवाद में हिंसा। फरवरी 2020 दिल्ली दंगा। ये लाल शर्ट वाला ये देखो, ये गोली चला रहा है ये बंदा। जुलाई 2010 केरल प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काटना। दिल्ली से केरल तक 2010 से 2022 तक की इन सभी वारदात में एक ही नाम कॉमन है, और वो है पीएफआई, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसी पीएफआई ने अब महाकाली के पोस्टर विवाद में एंट्री मारी है। दरअसल मां काली पर महुआ मोइत्रा के बयान से हिंदू भावनाएं उबाल पर है, तो भला पीएफआई इसमें कूदने से पीछे कैसे रहती। महुआ के जिस बयान के साथ उनकी पार्टी टीएमसी भी नहीं खड़ी है, उसके सपोर्ट में अब पीएफआई ने झंडा बुलंद कर दिया है। पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद ने ट्विटर पर लिखा है कि अपने स्टैंड पर टिके रहने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, वो भी तब जब आपके स्टैंड पर विश्वास करने वाले लोग भी मुंह बंद करने की सलाह दें। महुआ मोइत्रा ने हमेशा हिंदुत्व और हिंदुइज्म को हाईजैक करने की आरएसएस की कोशिशों के खिलाफ एक सैद्धांतिक रुख अपनाया है। इसीलिए संघी उनके रुख और उनके साहस से परेशान है। अनीस अहमद, महासचिव पीएफआई। मां काली के विवादित पोस्टर पर महुआ मोइत्रा के बयान से देश भर में घमासान छिड़ा है। पूरब से पश्चिम तक महुआ मोइत्रा और मां काली के विवादित पोस्टर के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। ये 3 तस्वीरें मां काली के अपमान पर छिड़े घमासान की हैं। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां करणी सेना ने फिल्म डायरेक्टर लीना और महुआ के खिलाफ प्रदर्शन किया। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महुआ के खिलाफ मोर्चा खोला।
बिहार के नवादा में महुआ और फिल्म डायरेक्टर लीना के खिलाफ मोर्चा खुला। ऐसे कोई भी तुच्छ मानसिकता अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। माँ काली एक महिला का स्वरूप है और महिला की इज्जत पे कोई आँच आई तो वो अगर कोई महिला ही क्यों न हो उसको खराब करने वाली, हम लोग उसका विरोध करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर वो चीज नहीं रुकी तो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे इसका विरोध करेंगे। महुआ के बयान पर भड़की आग में अब पीएफआई का कूदना ये बताता है कि वो अब राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है इस मुद्दे पर। इसके पहले भी नुपुर शर्मा के मुद्दे पर जब सर तन से जुदा करने के आरोप में उदयपुर और अमरावती की घटनाएं हुई थी, उसमें भी पीएफआई के तार जुड़े नजर आए थे। महुआ मोइत्रा के जिस बयान पर उनकी पार्टी तक उनका साथ नहीं दे रही है, वहां पीएफआई महुआ की पीठ थपथपा रही है। पूरा मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है और महुआ पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है। इसके बावजूद पीएफआई उन्हें बहादुर और दिलेर की उपाधि दे रही है, जबकि यही पीएफआई जब मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं या परंपराओं से जुड़ा कोई मुद्दा आता है तो हिंसक होने से भी गुरेज नहीं करती। पीएफआई के इसी डबल स्टैंडर्ड की पड़ताल अब हमारी इस रिपोर्ट में है। जो पीएफआई आज मां काली को लेकर विवादित बयान देने वाली महुआ के पक्ष में खड़ी है, उसकी नीति और नीयत को समझने के लिए पहले आप इस तस्वीर को देखिए जो हमने आपको इस रिपोर्ट की शुरुआत में दिखाई थी। ये है टीजे जोसेफ, जो केरल के एर्नाकुलम में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। 4 जुलाई 2010 को पीएफआई ने प्रोफेसर का दाहिना हाथ काट दिया और इसकी वजह यह थी कि प्रोफेसर पर पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी का आरोप था। इस मामले में अदालत ने पीएफआई के 13 सदस्यों को दोषी पाया था। पीएफआई ही वो संगठन है जो इस्लाम धर्म से जुड़ी मान्यताओं पर सवाल उठने पर सबसे पहले विरोध का बिगुल बजाता है। 3 तलाक के मुद्दे पर पीएफआई ने जबरदस्त विरोध किया था। हिजाब विवाद में तो पीएफआई ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि हिंसक साजिशों को भी अंजाम दिया। पीएफआई का असली चरित्र आप इन तस्वीरों से समझिए। ये सिर्फ 1.5 महीने पुरानी केरल में हुई पीएफआई की रैली की तस्वीर है। इंशाअल्लाह 21 मई को केरल में हुई पीएफआई की रैली में धर्म के नाम पर मरने और मारने के नारे लगाए गए और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये कि इस रैली में मासूम बच्चों से भी नारे लगाने से गुरेज नहीं हुआ। जो संगठन पिछले 1 दशक में धर्म के नाम पर हिंसा करने और लोगों को भड़काने का काम करता रहा हो और इस्लाम का नाम आने पर खून खराबे की धमकी देता रहा हो, वही संगठन मां काली के अपमान पर मचे घमासान में विवादित बोल बोलने वाली महुआ के साथ खड़ा है, तो उसके इरादों को समझा जा सकता है। महुआ मोइत्रा के विवादित बयान के सपोर्ट में खड़े पीएफआई के तार एक तरफ अमरावती कांड से जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ तेलंगाना पुलिस भी पीएफआई के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। अमरावती कांड में बुधवार को सुहेल नदवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और ये सुहेल अमरावती में पीएफआई का जिला अध्यक्ष है। पॉपुलर फ्रंट के जो जनरल सेक्रेटरी है अनीस अहमद, उनके क्लिपें सुनते रहता हूँ मैं। वो हमेशा ही कहते हैं कि एनआईए, ईडी, ये सारे डिपार्टमेंट जो है पॉपुलर फ्रंट को आज टारगेट करने के पीछे पड़े हुए हैं। दरअसल उदयपुर कांड के आरोपियों के सीधे तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। वो उस दावत इस्लाम के सदस्य है जो दुनिया भर में सिर तन से जुदा के नारे लगाती है। देश के सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि राजस्थान पहले से ही कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के स्लीपर सेल को गढ़ रहा है, क्योंकि राज्य की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। तो एक मिलिटेंट था सज्जाद अफगानी अरेस्ट हुआ था, वो मसूद अजहर के साथ में अरेस्ट हुआ था और वो कोट बलवाल जेल में था मसूद अजहर के साथ में। जब जेल ब्रेक हुई तब वो वहां से मारा गया, लेकिन उससे पहले जब उसका टेररिस्ट कमांडर का टेन्योर जब चल रहा था, वो एक बार एक फेक आईडी के साथ घूम रहा था। वो फेक आईडी कहाँ की थी? आपके टोंक की थी। तो आप देखें, ये बात मैं कर रहा हूं 92-93 की, तब से जो है इस तरह के नेटवर्क्स हैं। तो उसके बाद तो पिछले 15-20 सालों के अंदर तो पीएफआई ने मैसिवली राजस्थान के अंदर करीब 15-20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नेटवर्क बढ़ाया। देश में मजहब के नाम पर खून खराबे की धमकी देने वाला पीएफआई आज अभिव्यक्ति की आजादी के नारे बुलंद कर रहा है।
डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी की अगर जीती जागती मिसाल है तो वो ये PFI का अभी का ट्वीट है। अब मास्टर स्ट्रोक में ब्रिटेन की सरकार पर आए संकट की बात करें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अब पूर्व हो गए हैं, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 साल तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहने के बाद जॉनसन को आखिरकार पद छोड़ना ही पड़ा। उनके इस्तीफे की आशंका पहले से की जा रही थी क्योंकि बोरिस जॉनसन के खिलाफ उनकी पूरी कैबिनेट ने बगावत छेड़ दी। बोरिस की सरकार के 50 से ज्यादा सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। बोरिस ने अपनी सरकार को संभालने की कोशिश पूरी की। उन्होंने इस्तीफों के बाद नए मंत्री भी बनाए, यहाँ तक कि वो रात तक ये कह रहे थे कि वो पद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब विपक्ष की तरफ से बहुमत परीक्षण की धमकियां आने लगी तो ये जब कहा जाने लगा कि सरकार के बहुमत हारने पर फिर से चुनाव हो सकते हैं तो बोरिस जॉनसन ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन में सरकार या सरकार का मुखिया बदलने का सीधा असर भारत पर भी पड़ता है और इसीलिए आपको ब्रिटेन में हुए इस राजनीतिक बदलाव की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लंदन में यूके के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर लोगों की और पत्रकारों की ऐसी ही भीड़ थी क्योंकि आज ये तय था कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने इस्तीफे का ऐलान करने आएंगे। बोरिस जॉनसन आए और अपने इस्तीफे का ऐलान किया। Thank you. Clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. अब ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक बोरिस जॉनसन अपने पद पर बने रहेंगे और इस बीच उनकी कंजर्वेटिव पार्टी प्रधानमंत्री के लिए नया नेता चुनेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर क्यों बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की नौबत आई? असल में बोरिस पर उनके खुद ही के मंत्रियों और सरकार के सदस्यों का भरोसा नहीं रहा। एक एक करके सारे मंत्री इस्तीफा दे रहे थे। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे से पहले उनकी सरकार के 50 से ज्यादा सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। पर ये नौबत आई क्यों? ये समझने के लिए आपको इस घटनाक्रम में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये पूरी बगावत बोरिस जॉनसन की पार्टी के ही सांसद क्रिस पिंचर की वजह से हुई। 30 जून को ब्रिटेन अखबार द सन में एक रिपोर्ट छपी। इसमें दावा किया गया कि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद क्रिस पिंचर ने लंदन के प्राइवेट क्लब में 2 मर्दों को आपत्तिजनक तरीके से छुआ। बोरिस जॉनसन ने इसी साल फरवरी में पिंचर को पार्टी का डेप्यूटी चीफ व्हिप नियुक्त किया था, लेकिन इन आरोपों के आने के बाद पिंचर को इस्तीफा देना पड़ा। इन आरोपों के बाद हाल के वर्षों में पिंचर के कथित यौन उत्पीड़न के 6 और केसेस सामने आए। अब ये समझिए कि इस स्कैंडल की आंच में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कैसे आ गए। बोरिस जॉनसन सीधे इस स्कैंडल में लिप्त नहीं है, लेकिन इस स्कैंडल ने उन्हें मुश्किल में जरूर डाल दिया। 1 जुलाई को ब्रिटेन सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री को पिंचर की नियुक्ति से पहले उन पर लगे आरोपों की जानकारी नहीं थी। लेकिन 4 जुलाई को ये जानकारी सामने आई कि बोरिस जॉनसन को ऐसे आरोपों की शुरू से ही जानकारी थी। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पिंचर को पार्टी का डेप्यूटी व्हिप बनाया। इसके बाद एक एक करके उनके कैबिनेट के साथियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। इन आरोपों के बाद ब्रिटेन की पार्लियामेंट में विपक्षी लेबर पार्टी ने बोरिस जॉनसन की धज्जियां उड़ा दी। उनसे ऐसे सवाल जवाब हुए जैसे अदालत में वकील आरोपी से करते हैं। इस संसदीय कार्रवाई में भी बोरिस जॉनसन ने स्वीकार किया कि उन्हें जानकारी थी और उन्होंने माफी भी मांगी। But it's a reminder to all those propping up this Prime Minister just how serious the situation is. He knew the accused minister had previously committed predatory behaviour, but he promoted him to a position of power anyway. Why? As I was made aware of the allegation that he has just read out, Mr. Speaker, and the complaint that was made, he lost his
he lost his status as a Conservative MP, and he is now the subject, Mr. Speaker, of an independent investigation. None of that explains why he promoted him in the first place. And we've heard it all before. We know who he really is. It is true that a complaint was raised when he was in the Foreign Office and the matter was resolved. It's absolutely true. It's absolutely true, Mr. Speaker, that it was raised with me. I greatly regret that he continued in office, and I've said that. I have said that before, Speaker, but it is now the subject of an independent investigation. इसके बाद पहले बोरिस के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और फिर बोरिस का इस्तीफा औपचारिकता ही थी। अब सवाल ये है कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। पिछले 12 साल से ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। मुख्य विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी वो है विपक्ष में है और 12 सालों में 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। पहले डेविड कैमरून थे, फिर थेरेसा मे बनी, फिर 2019 में बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली, लेकिन अब उनके भी जाने की बारी आ गई है। ये माना जा रहा है कि अभी अक्टूबर तक तो वो पद पर बने रहेंगे, उसके बाद बदलाव होगा। तो क्या इस बार कोई भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा सकता है या बनने जा रहा है? पूरी रिपोर्ट। Thank you. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहे हैं ऋषि सुनक। अगर भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात होगी। ऋषि सुनक अगले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार क्यों हैं? उससे पहले ऋषि सुनक के बारे में कुछ जानकारियां देख लीजिए। ऋषि सुनक के माता पिता भारतीय मूल के थे, लेकिन उनके परिजन पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन आए थे। 1980 में सुनक हैम्पशायर के साउथहैम्पटन में जन्मे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि सुनक की नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से शादी हुई है। 2019 में सुनक को बोरिस जॉनसन ने वित्त मंत्री बनाया था, लेकिन कल ऋषि सुनक ने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक अगला प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे भारतीय मूल के ऋषि सुनक ही चल रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया में ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आपको जो महिला दिख रही है वो ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति है। कल जब उनके लंदन वाले घर के बाहर रिपोर्टर्स जमा थे तो अक्षता मूर्ति उनके लिए चाय लेकर आई। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। बाद में रिपोर्टर्स ने ये तस्वीरें भी ट्वीट की और ये भी लिखा कि ऋषि सुनक की पत्नी बहुत अच्छी चाय बनाती हैं और उन्हें चाय के साथ बिस्किट्स भी दिए गए थे। वैसे इंग्लैंड में राजनेताओं का रिपोर्टर्स के साथ ये चाय वाला रिश्ता बहुत पुराना है। ये बोरिस जॉनसन का 2015 का वीडियो है, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। एक दिन जब उनके घर के बाहर रिपोर्टर्स जमा हुए तो बोरिस जॉनसन उनके लिए चाय बनाकर लेकर आए थे। उस वक्त बोरिस जॉनसन एक विवाद में घिरे हुए थे। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने की तुलना बैंक लुटेरों के मास्क से कर दी थी। तो क्या रिपोर्टर्स को चाय पिलाकर PM बनने वाला ये कारनामा दोबारा दोहराया जाएगा? वैसे ये तो महज इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ऋषि सुनक क्यों रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, अब इसे समझ लीजिए। ऋषि सुनक की छवि साफ है और कोरोना काल में उन्हें योग्य प्रशासक माना गया। कोरोना काल में ऋषि सुनक ने देश को सफलतापूर्वक मंदी से निकाला। उनकी इसीलिए भी तारीफ होती है कि वो सभी वर्गों को खुश करने में सफल रहे। इसके अलावा सरकार की प्रेस ब्रीफिंग में ऋषि सुनक ही अहम चेहरा हुआ करते थे। कई मौकों पर टीवी डिबेट में बोरिस की जगह ऋषि ने ही हिस्सा लिया। इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। वैसे ऋषि सुनक की पत्नी पर टैक्स चोरी के आरोप भी लगे थे, जिसकी वजह से उनकी आलोचना हुई थी।
तो हम भी इंतज़ार करते हैं कि अगला ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, क्या वो भारतवर्ष का होता है, हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।